नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री मंगलवार यानी कि आज श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश। भारत की अध्यक्षता में G20 की 4 दिवसीय बैठक मंगलवार से मुंबई में। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के संदर्भ में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सफाई दी। इस पत्र के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में उनके वक्तव्य के एक छोटे हिस्से को लेकर उन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वे छत्रपति शिवाजी महाराज सहित सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। राज्यपाल के इस पत्र के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि राज्यपाल को राज्य से अपने प्रदेश में चला जाना चाहिए। इस तरह के पत्र का कोई मतलब नहीं है। शिवसेना नेता विनायक राउत ने कहा कि राज्यपाल का ये पत्र बहुत ही देरी के बाद दिया गया। इस पत्र का कोई मतलब नहीं रहा। इस पत्र में राज्यपाल ने अपने किए पर माफी तक नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ सफाई दी है। राज्यपाल को इस तरह का पत्र वह भी माफी मांगते हुए बहुत पहले ही भेजना चाहिए था। रकमपा विधायक रोहित पवार ने कहा कि राज्यपाल को प्रोटोकॉल के अनुसार पत्र राष्ट्रपति को भेजना चाहिए था। फिर भी उन्होंने अगर ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को भेजा है तो इससे कोई मतलब साध्य नहीं हुआ है। राज्यपाल ने अहंकार की वजह से इस पत्र में अपनी गलती पर माफी नहीं मांगा, इसलिए इस पत्र का कोई मतलब नहीं रह गया। राज्यपाल को किसी भी तरह महाराष्ट्र से चला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 2 मोबाइल एप्लीकेशन, 4 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि विडली टीवी पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज से राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि विडली टीवी ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर सेवक द कन्फेशन नामक एक वेब सीरीज जारी की थी, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह पाया गया। अब तक इस वेब सीरीज के 3 एपिसोड जारी किए जा चुके हैं। इस मामले में सोमवार को मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि पूरी तरह झूठी वेब सीरीज सेवक का मूल्यांकन करने के बाद पाकिस्तान आधारित विडली टीवी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस वेब सीरीज में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भारत विरोधी चित्रण किया गया है, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके परिणाम, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ग्राहम स्टेन्स नामक एक ईसाई मिशनरी की हत्या और मालेगांव विस्फोट समेत अन्य घटनाएं भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ 5 लाख रुपए की जमानती वारंट भी जारी किया है।
सागर के 3 लोगों ने निवेश की मैच्योरिटी के बाद भी 25 लाख रुपए नहीं लौटाने पर कोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुब्रतो राय को हाजिर होने को कहा है। सहारा में निवेश करने वाले सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बाबाई साहू और ऋषिकांत साहू ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा को 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए हाजिर हो। हाईकोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई है। मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। याचिकाकर्ता के वकील अंकित मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सहारा पेरा बैंकिंग में अपने रुपए निवेश किए थे, जिनकी मियादी पूरी हो चुकी है। ये राशि 25 लाख रुपए तक पहुंच गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2 साल पहले निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी, इसके बाद भी सहारा ने रुपए नहीं लौटाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सहारा कंपनी से 25 लाख रुपए उन्हें लेना है, जिसे 2 साल पहले मैच्योरिटी हो चुकी है। जब रुपए नहीं मिले तो पीड़ित ने भारत सरकार CRC में शिकायत दर्ज की, लेकिन जब वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली तो पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होने वाली है। मोदी की हत्या की बात कहने वाले PM के कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस पटेरिया को JMFC कोर्ट पवई में पेश करेगी। पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर करना होगा। इन द सेंस हराने का काम करो। इनके इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर FIR के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। हालांकि पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली। उधर कांग्रेस उनको नोटिस जारी कर सकती है। इससे पहले पटेरिया ने कहा था, मैं गांधी को मानने वाला हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद पर हमले की 21वीं बरसी पर मंगलवार को शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने संदेश में कहा, आज ही ये दिन है जब 2001 में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को राष्ट्र श्रद्धांजलि देता है। हम वीरों के साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 2001 साल पहले 13 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद परिसर पर हमला किया था। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर हमले को नाकाम कर दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला सिपाही, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और एक माली ने जान गंवा दी थी। एक फोटो जर्नलिस्ट की भी इसमें मौत हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्य वाहन दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि ये एक धारणा बनाई गई है कि भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश था। भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं था। भारत की दीर्घकालीन सभ्यता बताती है कि हमारे यहाँ 64 प्रकार की कलाएं थी।
उद्योग भी बड़े स्तर पर था। हम दुनिया के साथ व्यापार करते थे। धर्मपाल जी ने भारत के संदर्भ में बहुत शोधपूर्ण लेखन किया है। उनके एक पुस्तक में बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रगत देश था। विल टूरेंट ने आंकड़ों के साथ बताया है कि अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को किस तरह लूटा है। राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के सरकार्यवाह होश बोले सोमवार को यहाँ स्वदेश जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत भोपाल सहित 16 जिले के जिला रोजगार सृजन केंद्र को लोकार्पण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भोपाल स्थित शिवाजी नगर स्थित C13 में सर्वप्रथम सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मंत्रोच्चारण के बीच रोजगार सृजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खादी एवं ग्रामोद्योग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वय जितेंद्र गुप्ता और स्वदेश जागरण मंच मध्य भारत प्रांत की महिला कार्य प्रमुख प्रतिभा चतुर्वेदी उपस्थित रहे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि हमारा देश संस्कृति रूपी फूलों का ऐसा गुलदस्ता है जो रूप रंग आकार प्रकार की विभिन्नताओं के साथ एक राष्ट्र भी है। राज्यपाल पटेल सोमवार को पश्चिमी अफ्रीकी देश से आए प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। दरअसल ITIEC कार्यक्रम में भारत दौरे पर आए आइवरी कोस्ट का प्रतिनिधिमंडल भोपाल प्रवास के दौरान शाम को राजभवन पहुंचे। यहाँ राज्यपाल पटेल ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल पटेल ने कहा कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से ITEC कार्यक्रम में भारत दौरे पर आए आइवरी कोस्ट के मंत्री, अधिकारी एवं राजनयिकों का राजभवन में अभिनंदन है। राज्यपाल को भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के अधिकारी के शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में इंदौर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में प्रथम स्थान पर उभरा और भोपाल ने 6ठा स्थान अर्जित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने शुल्क पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, खेलकूद, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास, उद्योग, सिंचाई आदि अधोसंरचना के सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। अनेकता में एक का ऐसा वैभवशाली स्वरूप दुनिया के किसी और कोने में दिखने को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मजबूत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर सबके विश्वास, सबके साथ और सबके प्रयत्नों से राष्ट्र के विकास का संकल्प लिया है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों के योगदान के समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के विकास कार्य समूह की 4 दिवसीय पहली बैठक मंगलवार से मुंबई में हो रही है। इसके तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर तक आयोजित की गई है। इस बैठक में G20 के सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। 13 दिसंबर 2022 को भारतीय प्रेसिडेंसी वर्किंग ग्रुप की आधिकारिक बैठक से पहले विकास के लिए डेटा 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका और इन्फ्यूजिंग न्यू लाइफ इनटू ग्रीन डेवलपमेंट पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विकास कार्य बैठक 14 से 15 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसमें SDG पर्यावरण के लिए जीवन शैली और विकास के लिए डेटा पर प्रगति में तेजी लाने से संबंधित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक को लेकर मुंबई शहर और पश्चिमी उपनगर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
कांत ने कहा कि G20 सम्मेलन में तकनीकी क्रांति और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, हरित विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर को प्राथमिकता दी जाएगी। हम 2047 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। हम डेटा का उपयोग करने में नंबर 1 हो सकते हैं। कांत ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हम मोबाइल उत्पाद में दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से प्रभावित लोगों की आय बढ़ाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ली जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य एक बहुत ही अनूठा भारतीय अनुभव क्रिएट करना है जो G20 इंडिया के लिए आने वाले प्रत्येक अंगागंतुक हेतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, मानसिक रूप से कायाकल्प, शारीरिक रूप से स्फूर्तिदायक हो। शिक्षा नगरी कोटा में सोमवार को अलग अलग स्थानों पर कोचिंग करने वाले 3 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से प्रवेश परीक्षाओं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की अंतिम तैयारी कर रहे हजारों कोचिंग विद्यार्थी स्तब्ध रह गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 हॉस्टल में रहने वाले 3 विद्यार्थियों ने अपने कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। पुलिस अधीक्षक शहर केसर सिंह शेखावत ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि ऐसा क्या कारण रहा जिससे उन्हें सुसाइड करना पड़ा। बताया गया है कि तलवंडी में कृष्ण कुंज पीजी हॉस्टल के दूसरे तल पर 7 माह से रहने वाले बिहार के 2 विद्यार्थी 17 वर्षीय अंकुश यादव और उज्जवल ने सोमवार को अपने कमरे में पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। अंकुश कोटा के प्रमुख कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा था, जबकि उज्जवल जेईई मेन व एडवर्स्ट के लिए कोचिंग ले रहा था। दोनों राधा कृष्ण मंदिर के पास एक हॉस्टल में रहते थे। अंकुश के दोस्त प्रिंस ने बताया कि वे दोनों साथ खाना खाते थे। सोमवार सुबह 11 बजे उसने अंकुश को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया तो वो दोस्त के साथ उसके हॉस्टल पहुंचा। उसके कमरे के अंदर से लॉक किया हुआ था। खिड़की से देखा तो फंदे पर लटका हुआ नजर आया। हॉस्टल संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रिंस ने बताया कि 15 दिन पहले अंकुश घर से लौटा था। दिवाली से पहले वो स्कूटी से गिरा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में कंबन कलई संगम पुदुचेरी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरविंदो के अनुयायी शामिल होंगे। श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति रहे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया। अपना देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान भारत के लोगों, इसकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने का एक प्रयास है। इस अवसर पर देश भर में अरविंदो की 150वीं जयंती पर गतिविधियों और कार्यक्रमों का साल भर आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के
सेक्टर में भारत और चीनी सेना के जवानों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई इस झड़प में भारत के जवानों ने एलएसी के करीब आए करीब 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। इस संघर्ष में कम से कम 30 चीनी सैनिकों को घायल होने की सूचना मिल रही है। कुछ घायल भारतीय सैनिकों को गुवाहाटी लाए जाने की खबर भी मिल रही है। घटना के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय सेना के क्षेत्रीय कमांडर ने चीनी पक्ष के अपने समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग की है। सेना ने एक बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तबंग सेक्टर में एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में भारत और चीनी पक्ष 2006 से अपने अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते रहे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तबंग सेक्टर में एलएसी के करीब पहुंच गए, जिसके वजह से भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया उनका। इस आमने सामने की झड़प में दोनों पक्षों के जवानों को मामूली चोट आई है। हालांकि दोनों पक्ष तुरंत क्षेत्र से हट गए। इसके बाद कार्यवाही के रूप में भारतीय सेना के क्षेत्रीय कमांडर ने शांति बहाल करते हुए मौजूदा सिस्टम के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चीनी पक्ष के अपने समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग की। रिपोर्ट के अनुसार 300 से ज्यादा चीनी सैनिक ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की और बढ़ने की कोशिश की थी। ये चोटी अभी बर्फ से ढकी हुई है। भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को पीछे धकेल कर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया। सेना के सूत्रों के अनुसार इस झड़प में भारत से ज्यादा चीन के जवान जख्मी हुए हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए इस झड़प में कम से कम 30 चीनी सैनिकों के घायल होने की सूचना मिल रही है। कुछ घायल भारतीय सैनिकों को गुवाहाटी अस्पताल ले जाने की खबर भी मिल रही है। भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने हाल ही में नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंडर 18 एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। भारतीय टीम को स्वर्ण पदक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से 26-5 से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट 10 और 11 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें लड़कियों के पुल में 5 देश और लड़कों के पुल में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। यूएई एकमात्र टीम है जिसने भारत को हराया है। यूएई एकमात्र ऐसा टीम है जिसने भारत को हराने में कामयाब हुए। भारतीय टीम ने पिछले दौर में थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया के खिलाफ व्यापक जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम ने ये 2021 में आयोजित पिछले संस्करण में भी रजत पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में लड़कियों द्वारा रजत पदक जीतने के बाद रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा, रग्बी इंडिया के लिए ये एक संतुष्टिदायक और पुरस्कृत 12 महीने रहा। हमने 2021 के अंत में अंडर 18 में रजत, उज्बेकिस्तान में अंडर 20 में रजत, इस साल जकार्ता में भारतीय महिलाओं ने रजत जीता है और अब ये रजत हमारे उन्नति को दर्शाता है। महिलाओं के लिए भविष्य में शीर्ष पायदान पर जाने के लिए एक स्पष्ट 3 स्तरीय संरचना है। अंडर 18 लड़कों ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। हमें पुरुष वर्ग में काम करना है, लेकिन ये टूर्नामेंट 21-22 सीजन के लिए हमारी महत्वाकांक्षाओं और इरादों को पूरा करने का एक अच्छा तरीका है। हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि मिशन पूरा हुआ और अंत में बहुत कुछ करना है। शानदार सुविधाओं और उत्कृष्ट गर्मजोशी और आतिथ्य के साथ हमारी मेजबानी करने के लिए नेपाल रग्बी और भारत को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए एशिया रग्बी को धन्यवाद दिया उन्होंने। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।